नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी हमें अनिल नेगी जी ने भेजी है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम अनिल नेगी है। मेरी उम्र 40 साल और ये कहानी मैं आज भी किसी को बताते हुए कांप जाता हूँ। ये कहानी असल में कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये बात मैंने इतने सालों तक दिल में दबा के रखी है, लेकिन अब लगता है मेरी आत्मा अब इसे सह नहीं पाएगी। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र कम थी और मैं अभी नया नया ड्राइवर बना था। पहाड़ों की सड़कें बेहद खतरनाक होती हैं और रात के समय तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद एक बड़ा सा दानव बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया हो। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी और जगह जगह पहाड़ों से मिट्टी खिसक कर सड़कों को और संकरा बना रही थी। मेरी बस मालरी से जोशी बैंड जाने वाली थी। रात का सफर लंबा और सुनसान होता है, इसलिए मुझे लगा था कि बस खाली रहेगी और मैं चैन से बस चलाकर सुबह तक पहुंच जाऊंगा। हर रोज की तरह आज भी मैं बस लेकर निकल पड़ा था। सड़क गीली थी, बहुत ध्यान से बस चला रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो यही रात के करीब 10 बज रहे थे। उसके बाद मैं बस लेकर वहां से चल पड़ा। पहले कुछ गांव तक लोग चढ़ते रहे उतरते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी बस बिल्कुल खाली होती चली गई। आधी रात तक मैं बस में सिर्फ मैं और मेरा कंडक्टर रीतू रह गई थी। रीतू को मैं पहले से जानता था, वो हमेशा खुश रहती थी। रीतू और मैं कई बार अब से पहले इसी बस में सफर कर चुके थे। उसकी बातों में कभी पता ही नहीं चलता था कि कब सफर पूरा हो गया, पर उस रात वो बिल्कुल अलग थी। उसने अपने सर पर बड़ा सा घूंघट डाल रखा था और पूरी तरह से चुपचाप बैठी थी। मैंने सोचा कि शायद उसका मूड खराब होगा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ कहा नहीं और उसे बस चलाने पर ही ध्यान रखा। अब करीब रात के 12 बज चुके थे और मैं बस को घने जंगलों की तरफ मोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ बारिश और अंधेरा पसरा हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ था तो सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। आज पहली बार वे रास्ता मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जबकि पहले भी मैं कई बार बारिश में मैंने इस मौसम में इस बस को चलाया है, पर आज ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं शायद गलत रास्ते पे आ गया हूं। अभी ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तभी रीतू ने पीछे से कुछ कहा। शायद बहुत हल्की आवाज में वो बोली, जिसको मैं सही से सुन ना सका। मैंने तुरंत जवाब दिया कि क्या कहा रीतू, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद रीतू ने पहली बार मुझसे बात की थी। रीतू ने कहा कि आगे से लेफ्ट मोड़ लेना, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, उनसे मुझे कुछ सामान लेना है। शायद रीतू को अपने हस्बैंड से कुछ सामान लेना होगा। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिमाग तब खनका क्योंकि आगे तो उल्टी तरफ कोई रास्ता ही नहीं मुड़ता और ना ही कोई सीधी तरफ रास्ता मुड़ता है। यहाँ तो मीलों दूर तक कोई मोड़ ही नहीं है, सिर्फ सीधे चलते रहो। अभी ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी उल्टी तरफ एक बड़ा सा रोड आया जहां बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। ये देखकर तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही रास्ता था जिसमें मैं रोज चलता हूं। फिर कभी मेरा ध्यान इस रास्ते पे क्यों नहीं गया, और अब से पहले ये रास्ता मैंने क्यों नहीं देखा। रीतू को कहने पे मैंने बाईं तरफ बस को मोड़ दिया और मैंने गाड़ी को मोड़ दिया और कुछ दूर के बाद ही अचानक पता नहीं कैसे मौसम अपने आप साफ होने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर मैं देखता हूं कि सड़कें बिल्कुल साफ हैं और सूखी हैं, यहां तक कि वहां पे धूल भरी आंधी भी चल रही थी। ये पहली बार था जब मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था और मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा था, मानो जैसे सीने से बाहर ही निकल आएगा। रीतू ने बहुत आहिस्ता से कहा, डरो मत, यहाँ का मौसम हमेशा साफ रहता है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी सड़क किनारे मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसे देख रीतू ने मुझसे बस रोकने का इशारा किया।
मैं समझ गया था कि शायद ये रितु का हस्बैंड है, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे वहां पे गाड़ी रोकने का फैसला कर लिया। वहां काफी अंधेरा था और उसका मैं चेहरा साफ से देख नहीं पा रहा था। ऊपर से उसने टोपी भी लगाई हुई थी। मैंने उसे बस रोकने के बाद नमस्ते किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। बस एक थैला रितु को थमाया और वापस बहुत अजीब तरीके से वो उन घने जंगलों की तरफ मुड़ गया। ये वो जंगल थे जहां दूर दूर तक रोशनी का कोई रास्ता, नियमों निशान नहीं था। हालांकि रितु का व्यवहार पहले से भी बहुत ज्यादा अजीब था, और अब उसके हस्बैंड का ये व्यवहार देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तभी रितु ने कहा कि बस चलाओ। मैंने बस चला दी और रितु बोली, आगे से बाईं तरफ एक रास्ता आएगा, उसके बाद आप बस मोड़ देना, फिर हम वापस उसी रास्ते पे आ जाएंगे जिस रास्ते से हम चल रहे थे। यकीन मानो, मेरी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ ही दूरी पर दाईं तरफ रास्ता आया, मैंने बस मोड़ी और आश्चर्य से मैं वापस उसी रास्ते पर आ गया जिस रास्ते पे मैं चल रहा था। लेकिन उस समय मेरे लिए और ज्यादा डरावना हो गया जब मैं वापस उस रास्ते पर आया तो क्या देखता हूं कि उस रास्ते पर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और सड़कें गीली हैं और सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। अब मैंने डरते डरते रितु से पूछना कि रितु, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां का मौसम बिल्कुल साफ और यहाँ पर अलग मौसम। और हाँ रितु, हम तो रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब से पहले मैंने वे रास्ता कभी नहीं देखा। लेकिन रितु ने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे लिए राहत की ये बात थी कि मैं वापस उसी रास्ते पर था जिस रास्ते से रोज सफर करता था। इतने में रितु उठकर मेरे पास आके बैठ गई। उसने अभी अपना घूंघट नहीं हटाया था। उसकी सांसें अजीब तरह से भारी और टूटी टूटी ही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए रितु से कहा, रितु, आज तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोली, चुपचाप बस चलाते रहो और फालतू के सवाल मत पूछो। अचानक उसका बदला हुआ व्यवहार मुझे अब और ज्यादा डराने लगा था। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की हो, और बहुत अजीब तरीके से बोल रही थी, जबकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज बहुत पतली और बारीक थी। मेरे मन में हल्की हल्की अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन मैंने फिर हंसकर कहा कि अरे शादी हो गई, रितु मिठाई वगैरह नहीं लाई? मेरी ये बात सुनकर वे बोली, मिठाई? हाँ हाँ लाई हूं। वही मिठाई लेने के लिए तो मैंने हस्बैंड से कहा था। मैं अभी उनसे मिठाई लेकर ही आई हूं। उन्होंने मुझे ये तो थैला दिया है और कहा है कि ये मिठाई तुम भी खाना और अपने स्टाफ को भी खिला देना। मैंने कहा, तो फिर देर किस बात की है? लाओ जल्दी से कुछ मिठाई खिला दो। इसके बाद रितु ने बड़े अजीब ढंग से कहा कि अगर सच में खाना चाहते हो तो अभी दे दूंगी। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और कहा कि अच्छा दिखाओ क्या मिठाई लाए हो। इस बार उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक इंसान की कटी हुई खोपड़ी निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं ये नजारा देखकर अभी तो सोच ही रहा था, लेकिन अब लगता था कि शायद मेरा शक सच होता जा रहा है। आखिर इसके पास ये इंसानी खोपड़ी कैसे आ गई? मैं ये देख बुरी तरह से डर गया था। मैं वे इंसान था जो कभी भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज वो सब कुछ मेरे सामने घट रहा था जिसको मैं हमेशा नकारता आया था। मेरी सांसें रुक गई और मानो मेरी उंगलियां तो सुन ही पड़ गई हों। मैंने कांपते हुए कहा कि रितु, ये क्या है और ये क्या मजाक है? ये क्या ले आए हो? इस पर रितु ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि जो दूंगी वो खाओगे, तो अब खाओ इसको। मैंने कहा, रितु, इसे जल्दी से मेरे सामने से हटाओ। ये कहां से ले आई हो? तुम मुझसे कैसे मजाक कर रही हो? देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। मानो मैं अपने सामने एक सच को जानबूझ के झुटलाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये तो मेरे डर की बस शुरुआत ही थी।
अभी तो इससे ज्यादा खौफनाक होना मेरे साथ बाकी था। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ जो चल रहा है असल में वो रितु नहीं, बल्कि रितु की शक्ल में कोई और है जिसके बारे में अक्सर लोग बातें किया करते थे। रितु, आखिर तुमने अभी तक घूंघट क्यों कर रखा है? अब ये घूंघट भी हटा दो। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैंने ये गलती कर दी थी। मेरा इतना कहते ही रितु ने कहा, ठीक है, मैं अपना घूंघट उठा देती हूं। उसने तुरंत अपना घूंघट उठा दिया। उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। जहां चेहरा होना चाहिए वहां एक गहरा खाली कटा हुआ हिस्सा था जिसमें से काला खून बह रहा था। ये नजारा देखकर तो मानो जैसे मेरे शरीर से रूह ही बाहर निकल गई हो। रितु का सिर नहीं था, सिर्फ उसका धड़ था, और फिर भी वे मेरे सामने बैठी थी और मुझसे बातें कर रही थी। मेरा तो मानो खून ही जम गया हो और मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा। मेरा सर बहुत तेजी से घूम रहा था और धीरे धीरे अब बस के ऊपर से मैं अपना कंट्रोल खोने लगा कि तभी बस अचानक से फिसलकर सड़क के किनारे चली गई और वहां जाकर एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क पे पड़ा हुआ था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी और बारिश लगातार मेरे चेहरे पे गिर रही थी। बस कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी मेरी, और उसकी जो हेडलाइट थी वो हल्की धीमी रोशनी दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा और मैंने सुकून की सांस ली। मुझे लगा शायद वो आत्मा, भूत या जो भी था, लगता है यहां से चला गया। लेकिन मैं सोचने लगा कि आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसने मुझे मारा क्यों नहीं? और वो अचानक मुझे छोड़ के चली क्यों गई? मैंने उठकर बस की ओर देखा तो बस के पिछले हिस्से से वही सिर कटी औरत धीरे धीरे बाहर आती है। अब उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। वे सरकटी औरत चली गई। ये तो सिर्फ मेरा एक वहम था, बल्कि वो तो मेरे ऊपर हमला करने के लिए एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आ रही थी। वे मेरे करीब आने लगी और हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज गीली जमीन पर छप छप होती जा रही थी। अब मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए साफ देख सकता था, और अब मैं समझ चुका था कि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं डर से कांप गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, मेरे सामने अचानक एक तेज गाड़ी की हेडलाइट चमकी। शायद वो रोशनी किसी जीप की थी जो मेरी ओर आ रही थी। जैसे ही रोशनी उस सिर कटी औरत पे पड़ी, वो जोर से चीखी और धुएं की तरह कहीं गायब हो गई। जीप आकर मेरे पास रुकी। उसमें 2 लोग सवार थे। वो लोग सड़क विभाग के थे और रास्ते की जांच करने के लिए निकले थे, क्योंकि बारिश का मौसम था। शायद कहीं से सड़क टूट ना गई हो या धंस ना गई हो। उन्होंने मुझे देखा तो घबरा गए और पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ कैसे गिरा पड़ा हूं। मैंने उन्हें बस की तरफ इशारा किया और कहा कि अंदर एक औरत थी, बिना सिर की। पर जब उन्होंने बस के अंदर देखा तो बस पूरी तरह से खाली थी। ना कोई रितु, ना कोई खून, ना कोई खोपड़ी और ना ही कोई कुल्हाड़ी। बस बिल्कुल सामान्य लगी, जैसे कि उस बस में कुछ हुआ ही ना हो। ना खून के निशान, ना कुछ। मैंने सोचा कि शायद मैं किसी भयंकर भ्रम में था, लेकिन फिर एक बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ मेरे साथ हुआ। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है। शायद मेरी जिंदगी अभी लंबी है ताकि ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा रहूं। तभी मुझे याद आया कि ऐसा कहा जाता है इस रास्ते पे छलावे घूमते हैं और वे किसी के भी रूप में तुम्हारे पास आ जाते हैं। अगर तुम उनके जाल में फंस जाते हो तो वे तुम्हें मार देते हैं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मैं इतना डर गया कि अकेली सड़क पर भी खड़ा होते हुए
कांप जाता था। वहां खड़ा होना मौत जैसा लगता था। मैं नौकरी छोड़कर शहर का रास्ता पकड़ा। सोचा कि यहां आकर कुछ और काम कर लूंगा और पहाड़ों की उन डरावनी यादों से दूर रहूंगा। पर डर डर की बात यह थी कि कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ चीजें इंसान का पीछा तब तक लगी रहती हैं जब तक कि वो पूरी ना हो जाए।